नमस्कार। आज हम भारत के एजुकेशन सिस्टम में हुए एक बहुत बड़े, एक क्रांतिकारी बदलाव की कहानी को समझने वाले हैं। ये कहानी है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 की, एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसने सच में सीखने के मायने ही बदल दिए। तो चलिए जानते हैं कि ये सब हुआ कैसे। अच्छा, स्कूल में पढ़ते हुए ये सवाल तो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आया ही होगा, है ना? यार, मुझे ये क्यों सीखना है? और जानते हैं, ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम की एक बहुत बहुत गहरी समस्या की तरफ इशारा कर रहा था। 2005 से पहले की बात करें तो क्लासरूम की सच्चाई कुछ ऐसी ही थी। सीखना मतलब बस रट्टा लगाना, किसी भी चीज को समझने के बजाय उसे बस जैसे तैसे याद कर लेना, यही पढ़ाई का मेन मकसद बन गया था। मतलब दिमाग में ज्ञान नहीं, बस जानकारी का एक बोझ भरा जा रहा था। और इस बोझ का सबसे बड़ा सबूत क्या था? बच्चों के वो भारी भरकम स्कूल बैग। वो सिर्फ किताबों का वजन नहीं था, नहीं, वो तो उस कभी ना खत्म होने वाले सिलेबस का प्रतीक था, जो बेचारे बच्चों के कंधों पर लाद दिया गया था। सारा का सारा ध्यान, सारा फोकस सिर्फ फाइनल एग्जाम पर होता था। और इसका नतीजा क्या निकला? स्कूल जो सीखने की जगह होनी चाहिए थे, वो एक तरह से स्ट्रेस फैक्ट्री बन गए थे। सीखने की जो खुशी होती है ना, उसकी जगह परीक्षा के डर ने ले ली थी। वो डर सब पर हावी था। और तब जाकर जो एक्सपर्ट्स थे, पॉलिसी मेकर्स थे, उन्हें ये एहसास हुआ कि नहीं, अब कुछ तो बदलना ही पड़ेगा। उन्होंने ये बात समझी कि अगर सिस्टम ऐसा ही चलता रहा तो बच्चे नंबर तो ले आएंगे, स्कोर तो कर लेंगे, पर असल जिंदगी में काम आने वाला जो ज्ञान होता है ना, जो मीनिंगफुल लर्निंग होती है, वो कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। तो इसी बड़े संकट को देखते हुए एक समाधान सामने लाया गया, एक बिल्कुल नई सोच, एक नया रास्ता, जिसका नाम था नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। तो सवाल उठता है कि ये एनसीएफ 2005 आखिर है क्या? देखिए, ये कोई आम टेक्स्ट बुक या सिलेबस नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक गाइड है, एक विजन है, एक पूरी फिलॉसफी है, जो ये बताती है कि स्कूलों में क्या पढ़ाना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए और सबसे जरूरी, क्यों पढ़ाना चाहिए। और अगर एनसीएफ 2005 की आत्मा को, उसके सार को समझना हो, तो वो इस एक लाइन में समाया हुआ है। एक ऐसा सिस्टम बनाना जहां सीखना बोझ न लगे, बल्कि एक मीनिंगफुल, एक सार्थक अनुभव हो, और जो कुछ भी सीखा जाए वो हमारी असल जिंदगी से जुड़ सके। अब इतनी बड़ी सोच को हकीकत में कैसे बदला जाए? इसके लिए एनसीएफ 2005 ने 5 मेन गाइडिंग प्रिंसिपल्स दिए। आप कह सकते हैं कि ये सिद्धांत एक तरह से पूरे एजुकेशन सिस्टम को बदलने का ब्लूप्रिंट थे। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो ये हैं वो 5 स्तंभ जिन पर एनसीएफ 2005 की पूरी इमारत खड़ी है। पहला, सीखने को स्कूल की चारदीवारी से निकालकर बाहर की जिंदगी से जोड़ना। दूसरा, रटने की जो आदत है उससे दूर जाना। तीसरा, करिकुलम को सिर्फ टेक्स्ट बुक तक ही सीमित ना रखना। चौथा, एग्जाम्स को ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाना ताकि उसका डर कम हो। और पांचवा, बच्चों में डेमोक्रेटिक वैल्यूज को बढ़ावा देना। इसको ना एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण से समझते हैं। देखिए, मैथ्स के एक ही सवाल को 2 तरीकों से पूछा जा सकता है। एक तरीका है, एक समद्वि बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। थोड़ा बोरिंग है ना, ये सिर्फ रटने पर जोर देता है। लेकिन दूसरा तरीका देखिए, अगर घर के पीछे एक तंबू लगाना हो तो उसके लिए कितनी जमीन चाहिए होगी। अब देखिए, ये उसी मैथ्स को एक असली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से जोड़ देता है। इससे सीखना सिर्फ आसान नहीं होता, बल्कि मजेदार और मीनिंगफुल भी बन जाता है। एनसीएफ ने ना सिखाने के तरीके में एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी बदलाव लाया, जिसे कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच कहते हैं। इसका मतलब यह है कि बच्चे कोई खाली बाल्टी नहीं है जिसमें टीचर बस ज्ञान भरता जाए। नहीं, बच्चे तो ज्ञान के एक्टिव बिल्डर्स हैं। वो अपने अनुभवों से खुद सीखते और समझते हैं। और इसीलिए टीचर का रोल सिर्फ ज्ञान देने वाले का नहीं है, बल्कि एक फैसिलिटेटर का है। मतलब जो सीखने का माहौल बनाए, जो मदद करे। अब जाहिर सी बात है, अगर सीखने का तरीका बदल रहा है तो फिर जांचने का तरीका भी तो बदलना चाहिए, है ना? एनसीएफ ने यही कहा कि सिर्फ एक फाइनल एग्जाम से किसी की काबिलियत को नहीं आंका जा सकता। इसीलिए प्रोजेक्ट्स, प्रेजेंटेशंस, ग्रुप वर्क, पोर्टफोलियो, इन जैसे नए तरीकों को अपनाया गया, ताकि बच्चे की ओवरऑल समझ को, उसकी पूरी ग्रोथ को परखा जा सके। और जानते हैं, इस बदलाव का असर हर सब्जेक्ट पर पड़ा। जैसे कि मैथ्स, वो अब सिर्फ कैलकुलेशन नहीं, बल्कि प्रॉब्लम सॉल्विंग और लॉजिक का जरिया बन गया।
साइंस वो सिर्फ फैक्ट्स रटना नहीं बल्कि एक्सपेरिमेंट करने और सवाल पूछने की एक प्रक्रिया बन गया। और सोशल साइंस वो सिर्फ तारीखें और इवेंट्स याद करना नहीं बल्कि हमारे समाज को गहराई से समझने का एक विषय बन गया। तो एनसीएफ 2005 था तो एक बहुत बड़ा एक विजनरी आइडिया, लेकिन जमीन पर इसे लागू करने में क्या-क्या चुनौतियां आईं और आज इसकी विरासत क्या है, चलिए अब इस पर बात करते हैं। देखिए, हकीकत तो ये है कि इतने बड़े बदलाव को लागू करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। बहुत सारी मुश्किलें आईं, जैसे कई टीचर्स को पढ़ाने का ये नया तरीका अपनाने में काफ़ी दिक्कत हुई। देश भर के स्कूलों में रिसोर्सेज यानी ज़रूरी साधनों की कमी थी और जो असेसमेंट में बदलाव की बात थी वो भी पूरी तरह से लागू नहीं हो पाए। और फिर देखते ही देखते दुनिया कितनी बदल गई। टेक्नोलॉजी आ गई, इंटरनेट का ज़माना आ गया। आज कोडिंग, डिजिटल लिटरेसी जैसे नए स्किल्स की ज़रूरत है। इसीलिए एनसीएफ 2005 की सोच भले ही बहुत अच्छी थी, लेकिन समय के साथ एक नए फ्रेमवर्क की ज़रूरत महसूस होने लगी। एक ऐसा फ्रेमवर्क जो आज की 2020 के दशक की चुनौतियों का सामना कर सके। तो आखिर में अगर एनसीएफ 2005 को एक लाइन में समझना हो तो वो ये है कि ये एक ऐसा फ्रेमवर्क था जिसने एजुकेशन के दिशा ही बदल दी। इसने हमें रट्टा लगाने से समझ की तरफ, प्रेशर से सीखने के आनंद की तरफ और क्लासरूम से निकलकर असल जिंदगी की तरफ जाने का रास्ता दिखाया। एनसीएफ 2005 ने हमें एक बहुत ज़रूरी रास्ता दिखाया, लेकिन अब एक बड़ा सवाल हमारे सामने है। अगर वो 2005 की सोच थी, तो आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में सीखने को लेकर हमारी सोच, हमारा विजन क्या होना चाहिए? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।